सरगुन बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली होती है। थैंक यू भगवान जी। मुझे तो बस इसी बात का डर था कि मेरे ससुराल वाले मुझे मेरी पढ़ाई करने से रोकेंगे तो नहीं। लेकिन मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर कुछ ही दिनों में सरगुन और वरुण की शादी धूमधाम से हो जाती है। सरगुन के ससुराल में उसका पति वरुण, सास मालविका और ननद आरुषि होती है। माँ जी, मैंने सारे काम कर दिए हैं। दोपहर का खाना भी बना दिया है और आपकी दवाइयाँ आपके कमरे में रख दी है। और हाँ, आपकी नई साड़ी भी प्रेस करके रख दी है। अब मैं आऊँ कॉलेज होकर? हाँ बहू, तू जा कॉलेज। चलो माँ, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। बाय। अरे ओ महारानी, रुक जा जरा। अरे क्या हुआ माँ? आज से तू कॉलेज अकेली नहीं जाएगी। क्या? अरे माँ, अब आप ये कैसी बातें कर रही हो? अब मैं 13वीं में जा चुकी हूँ और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए मेरी माँ मुझे कॉलेज छोड़ने आती है। ये देखकर मेरे सारे दोस्त मुझ पर खूब हंसेंगे। अरे गधेड़ी, मैं तुझे कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं आ रही हूँ, बल्कि अब से तेरी भाभी आएगी तेरे साथ, क्योंकि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें तू पढ़ती है। क्या? आरुषि ये सुनकर चौंक जाती है। अरे भाभी, आप मेरी ही कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ आरुषि, मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हूँ। 3 साल का मास्टर्स है मेरा। ओह, अच्छा। अब चलो, वरना हम दोनों लेट हो जाएंगे। अम, ठीक है भाभी, चलिए चलते हैं। अब आरुषि के पसीने छूटने लगते हैं। ना चाहकर भी उसे अपनी भाभी के साथ कॉलेज जाना ही पड़ता है। और कॉलेज पहुंचते ही बाहर आरुषि का बॉयफ्रेंड मोंटी खड़ा होता है। लो, आ गई मेरी स्वीट हार्ट। लेकिन आरुषि उस पर ध्यान ही नहीं देती और ये देखकर मोंटी हैरान रह जाता है। अरे ये क्या? इसने मुझे ऐसे इग्नोर क्यों किया? क्या पता यार, आरुषि तो ऐसा कभी नहीं करती। फिर आरुषि और सरगुन एक साथ कॉलेज के अंदर जाते हैं और सरगुन आरुषि को उसकी क्लास तक छोड़ती है। चलो आरुषि, अब मैं अपनी क्लास में जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी। और जब ब्रेक होगा तब हम कैंटीन में मिलते हैं। साथ में ही खाना भी खाएंगे। पर भाभी। अच्छा आरुषि, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे लेक्चर के लिए देर हो जाएगी। अब आरुषि बुरी तरह से फंस जाती है और वो ये सारी बातें अपनी सहेली सुनैना को बताती है। क्या कह रही है तू? बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा लोचा हो गया यार। देखना यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। घर में तो खुलकर नहीं रह सकती, इसीलिए कॉलेज आने का इंतजार करती थी। लेकिन अब तो मैं कॉलेज आने के बाद भी चैन की सांस नहीं ले सकती और ना ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर सकती हूँ। हाँ ना यार, कब किस समय तेरी भाभी तुम दोनों को देख ले, कोई बता नहीं सकता। फिर बाद में जब आरुषि मोंटी से मिलती है तभी, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि आज तुमने मुझे जिस तरह से इग्नोर किया है वो मुझे बहुत बुरा लगा है। अरे बाबा, इधर तो पहले ही मेरे दिमाग का दही हो चुका है और इस पर तुम और मेरा सिर मत खाओ। अच्छा, क्या हुआ है ऐसा? फिर आरुषि मोंटी को सब कुछ बता देती है। अरे यार, तुम्हें ये सारी बातें पहले पता नहीं थी क्या? नहीं ना, अगर मुझे पहले पता होती तो मैं ये शादी होने ही नहीं देती। लेकिन तुमने अपने भाभी को पहले कभी देखा नहीं क्या हमारे कॉलेज में? अरे मैंने तो मेरी क्लास के ही स्टूडेंट को ठीक से नहीं देखा है, तो मैं दूसरों को क्या ख्वाब देखूंगी? एक क्लास में 60 से 70 स्टूडेंट होते हैं और पूरी कॉलेज के तो पूछो ही मत। किस किस को देखती फिरूं मैं? क्या ऋषि तुम भी, अब हम दोनों ज्यादा मिल भी नहीं पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। अब आरुषि और मोंटी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। फिर घर जाते समय, चलो आरुषि, साथ में चलते हैं। अम, अरे नहीं भाभी, वो मेरी सहेली का जन्मदिन है ना आज, इसीलिए हम सब पास के कैफे में जाने वाले हैं।
और इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है आरुषि, तुम अपनी सहेली का जन्मदिन मनाओ, लेकिन वक्त से घर भी आ जाना। हाँ भाभी, पक्का। इस तरह से सरगुन को घर भेजकर आरुषि मोंटी के साथ घूमने चली जाती है और वो अब ऐसे ही रोजाना सरगुन के साथ कॉलेज जाती है। लेकिन आते समय वो उसे दोस्तों का बहाना देकर अकेली ही घर भेज देती है। और ये देखकर मालविका उससे कहती है, अरे तेरा कॉलेज छूटे हुए पूरे 3 घंटे हो चुके हैं और तू घर पे अब आ रही है। अरे माँ, अब दोस्तों के साथ वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और आज हम सब सुनैना के घर गए थे। वो हमें ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है ना, उस पर ही काम करना था। देख बेटी, वो जो कुछ भी हो, लेकिन कल से तू आते समय अपने भाभी के साथ ही आएगी। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन माँ। अरे क्या लेकिन? ये दोस्त वस कुछ काम के नहीं होते। उनके पीछे 3 से 4 घंटे जाया करने से अच्छा तो तू घर पे रहकर आराम कर ले, फिर खा पी कर अपनी पढ़ाई कर। लेकिन इस उम्र में ये सब टाइम पास मत कर, क्योंकि यही उम्र होती है अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाकर जीवन में कुछ कर दिखाने की। ठीक है माँ। अब आरुषि का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। फिर अगले दिन, चलो आरुषि, कॉलेज के लिए निकलते हैं। अरे भाभी, आज मेरे लेक्चर 1 घंटा लेट शुरू होने वाले हैं, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद ही निकलने वाली हूँ। ठीक है आरुषि, फिर मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए। इस तरह सरगुन अब अकेली ही कॉलेज चली जाती है। लेकिन कॉलेज जाकर वो देखती है कि सुनैना तो क्लास के बाहर ही खड़ी है। अरे, ये तो आरुषि की सहेली है। लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो आरुषि घर से लेट क्यों निकल रही है? अरे सुनैना, आरुषि ने तो कहा था कि आज लेक्चर 1 घंटा लेट शुरू होने वाले हैं, तो तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है आरुषि ने घर पर झूठ कहा है ताकि वो मोंटी के साथ कॉलेज में आ पाए। अरे सरगुन भाभी, आरुषि ने आपको बिल्कुल सही कहा। आज हमारे लेक्चर 1 घंटा लेट ही शुरू होने वाले हैं, लेकिन मुझे लाइब्रेरी में बैठकर अपने नोट्स कंप्लीट करने थे, इसलिए मैं कॉलेज जल्दी आ गई। अच्छा, ऐसी बात है क्या? जी भाभी। चलो ठीक है, तुम करो अपना काम, मैं चलती हूँ। इस तरह सुनैना सारा मामला संभाल लेती है और जब आरुषि लेट आती है तभी वो उसे सब कुछ बताती है। शुक्र है सुनैना, जो तूने सही समय पर मुझे बचा लिया, वरना आज तो भाभी जान ही जाती कि मैंने पहला लेक्चर बंक मारा है। हाँ आरुषि, अब तेरे साथ साथ मुझे भी सावधान रहना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी तू यहाँ पर नहीं रहेगी तब तेरी भाभी मुझे ही आकर पूछेगी। हाँ ना यार। चल, अब मुझे कोई ट्रीट चाहिए, क्योंकि मैंने तुझे बचाया जो है आज। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुझे तेरे फेवरेट बर्गर शॉप में लेकर जाऊंगी और वहां जाकर तू जम के खा लेना, भुक्कड़ कहीं की। थैंक यू आरुषि। फिर रात में, और सरगुन आरुषि, कैसे चल रहा है तुम दोनों का कॉलेज? दोनों ननंद भाभी एक साथ जाती हो, तुम दोनों को साथ में अच्छा तो लगता है ना? अरे हाँ भैया, हमें साथ में बहुत अच्छा लगता है और भाभी के साथ जाने में मुझे बहुत मजा आता है। बातचीत करने में वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और कॉलेज में भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा कोई अपना ही है। शुक्रिया आरुषि। अरे भाभी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतने झूठ कभी नहीं बोले होंगे जितने कि अब बोलने पड़ रहे हैं। पहले तो मैं भी कॉलेज अकेली ही जाती थी, लेकिन अब साथ में आरुषि होती है तो अच्छा लगता है। और हम दोनों ननंद भाभी कम और बहनें ज्यादा लगती है, क्यों आरुषि? हाँ भाभी, सही कहा आपने। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही तुम दोनों का बॉन्ड अच्छा होता रहे। और आरुषि, तुम अपनी भाभी से अच्छी अच्छी बातें सीखो। हाँ भैया। फिर एक दिन, भाभी, आज भी मेरा लेक्चर लेट है तो आप आगे चली जाइए। ठीक है आरुषि, लेकिन ध्यान से आना। ठीक है भाभी। फिर सरगुन आगे निकल जाती है
और उसके पीछे आरुषि मोंटी के साथ बाइक पर बैठकर जाने लगती है। लेकिन उस दिन सरगुन उन्हें देख लेती है और फिर कॉलेज पहुंचने के बाद, अरे आरुषि, वो लड़का कौन था? और तुम्हारा लेक्चर तो लेट होने वाला था ना, तो तुम मेरे निकलने के 5 मिनट बाद कैसे निकल गई? हे भगवान, अब मैं भाभी को क्या जवाब दूं? वो भाभी, दरअसल वो लड़का मेरा दोस्त है, हमारी ही कॉलेज में है और मैं उसे भाई मानती हूँ। मैं तो लेट ही निकलने वाली थी, लेकिन उतने में उसका कॉल आ गया और उसने कहा कि मेरे साथ चल, इसीलिए मैं उसके साथ चली गई। वो सब तो ठीक है आरुषि, पर फिर भी ऐसे लड़कों के साथ कम ही आया जाया करो। ज्यादा किसी में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, समझ गई मैं। उस दिन भी आरुषि बाल बाल बच जाती है। फिर रात में सरगुन ये सारी बातें वरुण को बता देती है। ये तुम क्या कह रही हो? हमारी आरुषि, वो भी एक लड़के के साथ? हाँ वरुण, लेकिन उसने ये कहा कि वो उस लड़के को अपना भाई मानती है। देखो सरगुन, अब से तुम आरुषि पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया करो। माना कि उसने तुमसे ये कहा कि वो उस लड़के को अपना भाई मानती है, पर फिर भी, हाँ वरुण, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि अब से मैं आरुषि पे पूरा ध्यान दूंगी। फिर एक दिन जब सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट लगता है, तब सरगुन लिस्ट में देखती है कि आरुषि तो फेल हो चुकी है। ये क्या? ये आरुषि तो फेल हो चुकी है, लेकिन इसने तो घर पे ये बताया कि ये हर सब्जेक्ट में पास हो गई है और उसे काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब उसने हम सबसे झूठ बोला। फिर सरगुन ब्रेक में आरुषि के क्लास पहुंच जाती है। तभी सुनैना उसे देख के डर जाती है। अरे बाप रे, सरगुन भाभी, ये नालायक आरुषि आज मोंटी के साथ क्लब गई है और उसने कहा था कि वो ब्रेक खत्म होने के पहले आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। आज मोंटी का जन्मदिन है और खुशी के मारे उसे टाइम का भी पता नहीं चल रहा, और अब उसकी भाभी यहाँ पर आई है। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से कट लेती हूँ, इससे पहले कि सरगुन भाभी मेरे पास आए। लेकिन सुनैना वहां से जाए उससे पहले ही सरगुन उसे रोक लेती है और उसे समझ आ जाता है कि सुनैना उससे कुछ छुपा रही है। क्या? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? फिर ठीक है, अब एक काम करो, मेरे सामने आरुषि को कॉल लगाओ और उससे पूछो कि वो कहाँ पर है, और फोन स्पीकर पर ही रखना। क्या? अब सुनैना को ना चाहते हुए भी आरुषि को कॉल करना ही पड़ता है और आरुषि तभी उसे बता देती है कि वो क्लब में मोंटी के साथ पार्टी कर रही है। और तभी सरगुन ये सारी बातें वरुण को बता देती है और वो दोनों क्लब पहुंचते हैं। वहां पर अपने भाई और भाभी को देखकर आरुषि के होश उड़ जाते हैं। बेशरम लड़की, तू यहाँ पर इसके साथ शराब पी रही है और ये तेरा बॉयफ्रेंड है? इसकी तो। फिर वरुण मोंटी को थप्पड़ लगाता है और वो आरुषि को घर ले जाता है। वहां पर मालविका भी उसे खूब मारती है। अरे क्या कमी रखी थी मैंने? सब कुछ तो दे दिया तुझे। तेरे अच्छे भविष्य के लिए मैं रोज मंदिर में दिया जलाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तू बाहर जाकर ये गुल खिलाती है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि तेरी भाभी ने तुझे पकड़ लिया, वरना तू तो और बिगड़ जाती। अरे इस उम्र में तुझे अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तू तो बॉयफ्रेंड पटा रही है, क्लब जाकर शराब पीकर नाच रही है। छी! अरे हम लोग अच्छे घराने के लोग हैं, लेकिन हमारी इज्जत तो इसने मिट्टी में मिलाने की ठान ली है। देखो आरुषि, अगर तुम्हें घूमना है या फिर अपनी मर्जी से कपड़े पहनने हैं, तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन ये सब फालतूगिरी मत करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अरे हम तो उल्टा तुम्हारी भलाई के लिए ये सब बोल रहे हैं। तुम तो बंक मार के कहीं भी चली जाती हो, लेकिन कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? और अब तो तुम बस एक सेमेस्टर में फेल हुई हो, लेकिन कल को अगर तुम फाइनल एग्जाम में फेल हो गई तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। माफ कर दीजिए मुझे, आप तीनों एकदम सही कह रहे हो।
मैंने ये सारी गलत चीजों में ही अपना ज्यादातर समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब और नहीं। मैं आप तीनों का नाम खराब नहीं बल्कि रोशन करके दिखाऊंगी। मेरी गलती को माफ करके मुझे सुधरने का एक आखिरी मौका दे दो। आरुषि की आंखों से साफ झलकता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो तीनों भी उसे माफ कर देते हैं। और उस दिन के बाद से आरुषि सुधरकर अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगती है और सभी लोग साथ में खुश रहते हैं। युक्ति अपनी सास सारिका, पति अभिजीत और ननंद लिपिका के साथ रहती है। युक्ति अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती है और एक बहुत अच्छी बहू भी होती है, लेकिन दोष तो उसके ससुराल में ही होता है, क्योंकि वो लोग बिगड़े हुए होते हैं और उन्हें उसकी कोई कदर नहीं होती। एक दिन जब अभिजीत ऑफिस से घर आता है, तब वो अपने सारे कपड़े उतारकर बेड पर फेंक देता है। ये क्या है अभिजीत? तुम्हें थोड़े बहुत मैनर्स है या नहीं? अरे कपड़ों को इस तरह से बेड पर कौन फेंकता है, वो भी गंदे कपड़ों को? जाओ, जाकर इसे बाथरूम में रख कर आओ। ओफो युक्ति, तुम चिल करो यार। नौकरानी निम्मो आकर सारे कपड़े उठाकर लेकर जाएगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी अभी नाइट शिफ्ट करके आया हूं मैं, प्लीज अभी मेरा दिमाग मत खाओ, अब तो मैं जम के सोऊंगा। नहीं अभिजीत, मैं तो तुम्हें सोने ही नहीं दूंगी। पहले इसे उठाओ और ठीक से बाथरूम में रख कर आओ, वरना मैं इन कपड़ों को धुलाने ही नहीं दूंगी और फिर तुम्हें ये कपड़े जैसे हैं वैसे ही पहनने होंगे। समझ गए तुम? अरे यार युक्ति, तुम भी ना, सच में कभी कभी कितना ज्यादा करती हो। ना जाने पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे इस जन्म में तुम जैसी खून चूसने वाली बीवी मिली है। देखो अभिजीत, मैं तुम्हारा कोई खून वून नहीं चूस रही। अरे तुम्हें भी समझना चाहिए ना, अगर तुम ऐसे ही बिगड़ते गए तो कब सुधरोगे? देखो, तुम्हें अपनी इन हरकतों को सुधारना ही होगा। युक्ति, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो प्लीज। मुझे जैसे रहना है मैं वैसा ही रहूंगा। तुम मेरी बीवी हो और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जोरू का गुलाम बनकर तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरी भी लाइफ है और वो लाइफ मुझे जैसे जीनी है मैं तो वैसे ही जीऊंगा। समझ गई तुम? अरे ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? शट अप युक्ति, मुंह बंद रखो अपना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिजीत की ये बातें सुनकर युक्ति को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन उसके पड़ोस में रहने वाली वेदिका उससे मिलने आती है। अरे युक्ति, कल तुम्हारे और अभिजीत भाई के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्या हुआ था? तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? हाँ वेदिका, सब ठीक है। मेरा मतलब बस यूं ही बातचीत कर रहे थे हम और मजाक मजाक में चिल्ला रहे थे। मजाक में? मैं कुछ समझी नहीं युक्ति कि तुम क्या बोल रही हो। अरे कुछ नहीं वेदिका, सब ठीक है और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, सो चिल कर यार। आर यू श्योर ना युक्ति? हाँ वेदिका। बाय द वे थैंक्स। यू आर वेलकम युक्ति। कभी भी अगर कुछ लगे ना तो मैं हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी पड़ोसन कम और खास दोस्त ज्यादा हो। हाँ वेदिका, ये बात तो मुझे भी पता है। फिर एक दिन जब युक्ति की सास सारिका रसोई में जाकर ब्रेड पकोड़े बनाती है, तब वो पूरी रसोई खराब कर देती है और तो और ब्रेड का पैकेट भी खुला छोड़ देती है, जिस कारण उसमें कॉकरोच घुस जाता है। ओह नो, ये क्या? ये रसोई को तहस नहस किसने किया है? हे भगवान, क्या हालत बना के रखी है। फिर युक्ति बाहर हॉल में आ जाती है और तभी सारिका को वो मजे से पकोड़े खाते हुए देख लेती है
और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। माँ जी, अरे आपकी तो बस उम्र ही बड़ी है, लेकिन उम्र बढ़ने के बावजूद भी आप में तो रत्ती भर की भी अकल नहीं है। रसोई की क्या हालत करके रखी है आपने। और अगर आपको ये ब्रेड पकोड़े खाने थे तो मुझसे कह देती ना आप। रसोई को इतना खराब करने की क्या जरूरत थी। अरे ओ मनहूस, ज्यादा मुंह मत चला। पकोड़े खाने का मेरा मन किया, इसीलिए मैंने बना के खा लिए। तो तुझे क्या परेशानी है? और अगर रसोई खराब ही हुई है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। नौकरानी निम्मो आकर साफ कर देगी वो। तू इतनी फड़फड़ा मत, चुपचाप अपना काम कर। अरे क्या फड़फड़ा मत माँ जी, रसोई की हालत देखी है क्या आपने? कितनी गंद मचा रखी है आपने। ये आपने अच्छा नहीं किया। ऊपर से ब्रेड के पैकेट को खुला छोड़ने की वजह से उसमें कॉकरोच घुस गया है। और वो ब्रेड अगर कोई खा लेता तो उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती। आपकी अकल क्या घुटनों में दब चुकी है क्या, जो इतनी सी बात भी आपको समझ नहीं आती? अरे नौटंकी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, वरना एक चपेट लगाऊंगी। भाषण देना है तो किसी सभा में जाकर दे, लेकिन यहाँ नहीं, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आई बड़ी, जब देखो तब बस भाषण ही देती रहती है। देखिए माँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है कि हर वक्त आप लोगों के सामने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते बैठूं। लेकिन आप लोग कारनामे ही ऐसे करते हो, जिस कारण मुझे आप लोगों को सुनाना ही पड़ता है। अरे क्यों नहीं समझते आप लोग कि मैं ये सब हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ। युक्ति की बातों का सारिका पर कोई असर नहीं होता। फिर शाम होने पर सारिका अपने पड़ोस में रहने वाली वेदिका की सास पारुल से मिलने जाती है। अरे सारिका बहन, दोपहर में ऐसा कौन सा बवाल हो रहा था तुम्हारे घर पर, जो तुम्हारी बहू और तुम दोनों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे? अरे पारुल बहन, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी बहू से। नाक में दम करके रखा है उसने मेरे। बस कुछ बोलने की देरी है, फिर तो उसका टेप रिकॉर्डर चालू ही हो जाता है। जब देखो सुनाने लगती है, और अच्छे से पेश भी नहीं आती हमारे साथ। बहुत झगड़ालू और कपटी है मेरी बहू। अब और क्या कहूँ उसके बारे में, मेरे तो भाग ही फूटे हैं। हाय हाय, ऐसी बात है क्या? फिर तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम्हारी बहू को ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ। तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं पारुल बहन, वो बहुत ही नालायक लड़की है। अरे वो तो आपको भी उल्टा जवाब दे देगी। इसीलिए मैं तो ये कहूंगी कि आप भी उससे दूर ही रहिए और उसके मुंह मत लगिए। फिर एक दिन युक्ति देखती है कि उसकी ननद लिपिका घर के बाहर कॉलेज के प्यून से बात कर रही है और वो उसे क्वेश्चन पेपर दे रहा है। भैया, ये कल का ही क्वेश्चन पेपर है ना? अरे हाँ लिपिका मैडम, कल का ही है, एकदम नया का नया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। और हाँ, खबरदार अगर कॉलेज में किसी को भनक भी पड़ने दी इस बात की। अरे हाँ मैडम, आप बेफिक्र रहिए। उन दोनों की ये बातें सुनकर युक्ति को बहुत बड़ा झटका लगता है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिपिका ये सब भी कर सकती है। उसके बाद तुरंत युक्ति सारिका और अभिजीत के पास चली जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। हाँ माँ जी, अभिजीत, मेरा विश्वास करो, मैंने अभी अभी खिड़की से देखा है। लिपिका के कॉलेज का प्यून आकर उसे क्वेश्चन पेपर देकर गया है, वो भी कल के एग्जाम का, और उसने उसे बदले में रिश्वत दी है। तभी वहां पर लिपिका आती है। लिपिका, ऐसा घिनौना काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? देखिए भाभी, आप अपना ये ज्ञान अपने पास ही रखिए, और अगर मैंने पैसे देकर क्वेश्चन पेपर खरीद लिए हैं
तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ बहू, लिपिका एकदम सही कह रही है। अरे ये तो मुश्किल से पास होती है, और ऐसे में अगर इसने पेपर खरीद कर पास होना चाहा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें तो बस यही चाहिए कि ये जैसे तैसे पास हो जाए। हाँ युक्ति, और लिपिका तुम घबराओ मत और जाकर क्वेश्चन पेपर में जो जो पूछा है उसकी जाकर पढ़ाई करो और कल के पेपर में पास हो जाओ। ठीक है भाई। अरे ये क्या बात हुई भला? अभिजीत, माँ जी, आप दोनों लिपिका का गलत में साथ कैसे दे सकते हो? अरे इससे इस पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, इस बारे में आपने कभी सोचा भी है क्या? अरे बंद कर अपनी ये बकवास और अभी फिर से शुरू मत हो जा। खुद को क्या बैरिस्टर समझती है क्या तू? हर वक्त बस सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाती रहती है, जैसे कि हम सब बेवकूफी बैठे हैं यहाँ पर। देखो युक्ति, खुद को सयानी समझना बंद करो, क्योंकि वो सब यूजलेस है, और हर बात में अपना भाषण देना भी बंद करो। अरे हम पक चुके हैं तुमसे और तुम्हारी इन बकवास बातों से। लेकिन अभिजीत, अरे बस करो और जाओ, जाकर सबके लिए खाना परोसो। अपनी औकात और अपनी मर्यादा के हिसाब से काम और बात किया करो। जरूरत से ज्यादा बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अभिजीत की ऐसी बातें सुनकर युक्ति उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर अगले दिन जब वो मोहल्ले में जाती है तब कोई भी उससे ठीक से बात ही नहीं करता। अरे कैसी हो आप ममता काकी? और चिंटू भैया, आप आजकल आते ही नहीं चाय पीने। भैया, काकी, अरे ये सबको क्या हो गया है? सब मुझे तो ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं जैसे कि मैंने कोई गुनाह किया है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन वेदिका आती है। अरे युक्ति, अच्छा हुआ तू यहाँ पर मिल गई, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। क्या हुआ वेदिका? आखिर ऐसी कौन सी बात है? अरे युक्ति, तेरे घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि कल तेरी सास मेरे घर पर आई थी और मेरी सास और बाकी औरतों से तुम्हारी जम के चुगली कर रही थी और बता रही थी कि सारा दोष मेरे बहू का ही है और तू ही उन पर हिटलर बनकर जुल्म करती है और उन्हें दबाव में रखती है। क्या? ये सब तू क्या कह रही है वेदिका? शायद इसीलिए सभी लोग मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। हाँ युक्ति, और ना सिर्फ किट्टी पार्टी में बल्कि पूरे मोहल्ले में तुम्हारी सास ने तुम्हारा नाम खराब करके रखा है, और तुम्हारी ननद लिपिका ने भी, वो भी कुछ कम नहीं है। वेदिका की बातें सुनकर युक्ति को बहुत गुस्सा आता है और घर जाकर वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। अरे ओ भूतनी की, कहाँ चली? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ माँ जी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये सब क्या चल रहा है युक्ति? जरा हमें खुल के बताओ। नहीं, आज मैं किसी से कोई बात नहीं करने वाली, और मेरा दिमाग एकदम सही है, और मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है जिनका खुद का दिमाग खराब हो चुका है। भाभी, आप भाई से ऐसे बात नहीं कर सकती, जरा तमीज से पेश आओ। अरे तुम तो चुप ही रहो, और मुझे तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता चल चुका है कि कैसे आप लोगों ने मेरे नाम की बदनामी की है पूरे मोहल्ले में। सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, बल्कि दोष तो आप लोगों में है। आप लोग बहुत बुरे हो और दुनिया वालों को ये बता रहे हो कि दोष मुझ में है। मैं हूँ जो सब पर जुल्म करती हूँ। वाह, क्या बात है युक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब तो क्या बोले जा रही है? माँ जी, आपको ज्यादा बोली बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वेदिका ने सब बता दिया है।
और मैं सब जान चुकी हूँ। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने आप सबके लिए। मेरे ससुराल को मेरे मायके से भी बढ़कर समझा। हमेशा आप लोगों की भलाई, अच्छाई और खुशी के लिए जो बनता है वो सब कुछ किया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे ये सिला दिया है। मेरी बदनामी और बुराई की है आपने। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। क्योंकि मैं अपने आत्मसम्मान को चुनती हूँ और खुशी और गर्व के साथ साथ इस घर से और रिश्ते से अपने आप को आजाद कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे घर में मुझे हरगिज भी नहीं रहना है जहाँ पर मेरी किसी को कोई कदर नहीं है। ऐसा मत करो युक्ति, प्लीज। पहले ठीक से बात तो करो और मेरी भी बात सुन लो। हाँ युक्ति बहू, रुक जा बेटा। युक्ति के ससुराल वाले उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है और अपने जीवन में खुशी से रहने लगती है। कियारा अपनी सास माला, पति युवराज और ननद चेतना के साथ रहती है। कियारा अपने सारे काम जल्दी से निपटाकर बस सबको फोन करके परेशान ही करती रहती है। एक दिन की बात है, जब माला मंदिर गई होती है तभी कियारा को पता चलता है कि पड़ोस वाली निर्जा काकी की बेटी की शादी होने वाली है। बस यही खबर अपनी सास को देने के लिए वो माला को फोन पे फोन करके परेशान करने लगती है। ओफो, ये माँ जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझसे तो अब रहा भी नहीं जा रहा, क्योंकि उन्हें शादी की खबर जो देनी है। अरे माला जी, आपका ये फोन कब से बज रहा है? फिर माला अपने फोन को वापस कट कर देती है। माफ कर दीजिए पंडित जी, मेरे साथ साथ आपका भी ध्यान भंग हो गया ना। मैं अब भी इसे साइलेंट मोड पर कर देती हूँ। इस कियारा की तो आज खैर नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ रोज की तरह आज भी इसने कोई फालतू की ही बकवास करने के लिए फोन किया होगा। फिर माला के घर पर आने के बाद कियारा उसे सारी बातें बता देती है। तभी गुस्से से आग बबूला माला कियारा को खूब सुनाती है। अरे नालायक बेवकूफ लड़की, तेरी अक्ल क्या कहीं पर गिरवी रख के आई है क्या? तुझे मैंने पहले भी कहा है कि एक बार में मैं फोन ना उठाऊं तो मैं किसी काम में व्यस्त हो सकती हूँ। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आती क्या? लेकिन माँ जी, मैं तो बस। शट अप, एकदम शट अप। अरे निर्जा की ही बेटी की शादी होने जा रही है और इतनी सी बात बताने के लिए तू मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। नॉनसेंस। तेरे इस फालतू की करामती के कारण मेरे साथ साथ पंडित जी का भी ध्यान भंग हो गया। सॉरी माँ जी, वो मुझे लगा कि आप फ्री होंगी ना, इसलिए मैं आपको कॉल कर रही थी। अरे अक्ल के साथ साथ कान की भी कच्ची हो गई है क्या तू? घर पर रहो तो इंसान फ्री होता है, बाहर जाने पर तेरे पिताजी फ्री होते हैं क्या? अगर आगे से तूने बिना किसी काम के फोन करके परेशान किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, समझ गई मैं। लेकिन कियारा मैडम कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। एक रोज उसकी ननद चेतना कोचिंग क्लासेस में पढ़ने गई होती है। तभी आज तो इशिता का बर्थडे है और कौन सा वाला गाउन पहनूं मैं? ये वाला या ये वाला? और हेयर स्टाइल भी तो बनानी है, गले में क्या पहनूं? आई थिंक मेरे इन सारे सवालों के जवाब चेतना दे पाएगी, लेकिन वो इस वक्त कोचिंग क्लास गई है। कोई नहीं, 2 मिनट तो मुझसे बात करके बता ही सकती है वो। अब भी उसे फोन लगाती हूँ। फिर कियारा चेतना को फोन कॉल करती है। 1-2 बार फोन करने के बाद भी जब चेतना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तब भी कियारा उसे कॉल पे कॉल करने ही लगती है। वहां पर कोचिंग क्लास में जब चेतना का फोन बार बार बजने लगता है, तभी उसके सर बहुत गुस्सा होते हैं। चेतना, तुम्हें हमारे क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है क्या?
मैं रोज कहता हूँ कि क्लास में आने से पहले अपने अपने फोन को साइलेंट किया करो, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। अब इधर लाओ तुम्हारा फोन, और आगे से तुम अपना फोन यहाँ पर नहीं लाओगी। अब जाते समय लेते जाना मुझसे ये फोन। सॉरी सर। फिर सर उस फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और घर आने के बाद चेतना कियारा पर बहुत गुस्सा होती है। भाभी, आपकी वजह से आज सर ने मुझे डांटा। अरे आप बार बार सबको फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती हो? मैं वहां पर पढ़ने जाती हूँ, और आप सोच भी कैसे सकती हो कि मैं लेक्चर छोड़कर आपको गाउन का कलर और हेयर स्टाइल के बारे में बताऊंगी? और नहीं तो क्या। देख कियारा बहू, जरा अपने दिमाग में लगी जंग को साफ कर दे और दूसरों को तकलीफ देना बंद कर। अरे ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने जो आप लोग मुझे इतना सुना रहे हो? मुझे लगा कि चेतना फोन उठा लेगी, इसीलिए मैं उसे फोन कर रही थी। कोचिंग क्लास मेरे पिताजी का नहीं है भाभी, और आगे से प्लीज ऐसी बेवजह बातें करने के लिए दूसरों को कॉल करके परेशान करना बंद कीजिए। ये बहुत बुरी आदत है भाभी। चेतना, अपनी हद में रहकर बात करो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ, समझी तुम? अरे तू तो सिर्फ उम्र में ही बड़ी है, दिमाग तो एकदम सड़ चुका है तुम्हारा। ना तो तेरा किसी काम में ध्यान रहता है और ना ही किसी और चीज में। बस दिन रात सबको फोन करके परेशान करना और पंचायत करने आता है तुझे, इसी में माहिर है तू। कियारा को अपने घर वालों की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब युवराज अपने बॉस और क्लाइंट के साथ एक कैफे में बैठकर मीटिंग कर रहा होता है, तभी कियारा उसे कॉल करने लगती है और 2 बार बेल बजने पर क्लाइंट खुद उसे कहता है, अरे युवराज, उठा लो अपनी बीवी का कॉल, शायद कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। श्योर सर, थैंक यू। युवराज फोन कॉल रिसीव करता है और गलती से फोन का स्पीकर ऑन हो जाता है और वहां से कियारा कहती है, बेबी सच सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बेबी? कियारा, ये तुम क्या कह रही हो? एक्सक्यूज मी सर। युवराज को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उठकर साइड में जाकर बात करने लगता है। कियारा, आर यू मैड? मेरी यहाँ पर मीटिंग चल रही है और मेरे क्लाइंट्स के सामने तुमने ये सब कहने के लिए फोन किया है? तो फिर मैं क्या करूँ युवराज? तुम तो घर आते आते थक जाते हो, सुबह ऑफिस भी कितनी गड़बड़ी में जाते हो। आखिर तुमसे बात करूँ तो कब करूँ फिर? इसीलिए मैंने फोन किया है। अरे दिन भर फोन ही करती रहती हो तुम्हें घर बैठकर और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन युवराज, तुमने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं है। अरे पागल औरत, रख फोन। सच में कियारा, तुम ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही इरिटेट करती हो। अरे लेकिन युवराज कियारा का फोन कॉल कट करता है और फिर से मीटिंग ज्वाइन करता है। हो गई तुम्हारी रोमांटिक बातें? नहीं सर, वो एक्चुअली। चुप रहो युवराज, ऐसे अनप्रोफेशनल एम्प्लॉयज को रखते हो तुम सिन्हा? नहीं विजय, ऐसी बात नहीं है। ओ प्लीज, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कैसी बात है। तुम जैसे लोगों के साथ मुझे कोई डील नहीं करनी है। आई एम आउट। लेकिन विजय, मेरी बात तो सुन। विजय सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। विजय के जाने के कारण युवराज को अपने बॉस से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है और वो अपना सारा गुस्सा घर आने के बाद कियारा पर निकालता है। कियारा, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आने वाली हो? अरे शुक्र है कि वो कोई बड़ी डील नहीं थी, वरना आज तो मुझे सीधा टर्मिनेट ही किया जाता। अरे भैया, भाभी तो हमेशा ही ऐसे करती है, दिन भर किसी ना किसी को फोन करके गॉसिप पर टाइम पास करती रहती है।
मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ इस निर्लज्ज लड़की को, लेकिन इसने तो अपनी लाज पूरी की पूरी बेच खाई है। इसे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क, क्योंकि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। सबको बस मेरे फोन करने से परेशानी होती है, गुस्सा आता है। अरे आप लोग तो 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते मेरे लिए। बेशरम लड़की, अरे जब हम घर पर होते हैं तब तो सीधे मुंह तो बात भी नहीं करती। बाहर जाने के बाद ही तुझे सबकी याद आती है क्या, जो सबको फोन करती बैठती है? देखो कियारा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ और अपनी इस बुरी हरकत को बंद करो। दूसरों के वक्त का नुकसान करते करते कभी किसी दिन तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। सबकी बातें सुनकर कियारा उनसे रूठ जाती है और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को फोन करती है। बेटी, मैं जरा हॉस्पिटल आई हूँ। वो तेरी मौसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे रुको ना माँ, क्या इतनी जल्दी है? आप तो समझ ही रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे लिए 5 मिनट निकाल कर मुझसे बात भी नहीं करता। सबके लिए तो मैं पराई हो चुकी हूँ माँ। लेकिन बेटी, तुझे भी समझना चाहिए, सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और ऐसे में तू उन्हें फोन करेगी तो वो भी चिड़चिड़ ही करेंगे ना। अच्छा बेटी, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ ना, इसीलिए। लेकिन माँ, अरे माँ ने भी फोन काट दिया। चाहे जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं तो दूसरों को फोन करना बंद नहीं करूंगी। इन लोगों की वजह से मैं अपना मन क्यों मारूं? कियारा अपनी हरकतों में कोई सुधार नहीं लाती और वो बेशर्मों की तरह सबको फोन करना जारी ही रखती है। ऐसे ही एक दिन जब युवराज गाड़ी चला रहा होता है, तभी कियारा का बार बार फोन आता है और ये देखकर वो बहुत इरिटेट होता है और आखिर में उसे फोन उठाना ही पड़ता है। क्या है कियारा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्यों बार बार फोन करती हो तुम मुझे? देखो किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे। तुम मुझसे पहले जैसे प्यार ही नहीं करते हो। कहाँ गया वो युवराज जो मेरी आवाज सुनने के लिए मजनू की तरह तरसता रहता था? ओफो कियारा, अरे नहीं, युवराज, हेलो युवराज। कियारा से फोन पर बात करने के चक्कर में युवराज का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और उसे आसपास के लोग फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इस हादसे के बाद में कियारा की अकल ठिकाने पर आ जाती है और वो हॉस्पिटल में सबके सामने युवराज से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो युवराज, मेरे कारण ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मैं अब समझ गई हूँ कि दूसरे जब बिजी होते हैं तो अब उन्हें फोन करके परेशान करना सही नहीं है, बहुत गलत बात है। आई एम रियली सॉरी युवराज, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक आखिरी मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। ठीक है कियारा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही सबसे जरूरी बात है। लेकिन याद रहे, अगर तूने फिर से ऐसी कोई करामती की तब तो तेरी खैर नहीं। हाँ माँ जी, पक्का, मैं ऐसी नौबत ही नहीं लाऊंगी। सभी कियारा को माफ कर देते हैं और फिर वह सुधर जाती है और दूसरों को केवल जरूरी बात करने के लिए ही फोन करती है और किसी को भी उनके काम के बीच में फोन करके वह परेशान नहीं करती।